हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं अपना सेकंड लेक्चर लेके। क्या कर रहे थे हम? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, हमने डिफ्यूजन प्रोसेस को पूरा समझ लिया था और लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोसिस को छोड़ दिया था। तो मैं आप लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे सिंह एकेडमी के न्यू फैमिली में। और आज हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। देन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे, उसके फंक्शन को समझेंगे, वो किसकी बनी होती है उसके बारे में समझेंगे। एंड देन विल स्टार्ट विद द सेल वॉल। और लास्ट में आपके लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा जो सेल वॉल से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब? शुरू करें? ओके। तो जो बच्चा आज के सेशन में, जो आज ये वीडियो देखेगा, जो आज न्यू बिल्कुल जुड़ा होगा, तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया था कि सेल क्या होती है और जितना भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गया, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का मिलकर बना है। ठीक है, और किस ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है उसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू करा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शुरू करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले डिफ्यूजन को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? डिफ्यूजन को। तो जो बच्चा अभी ये बिल्कुल न्यू वीडियो देख रहा है और बिल्कुल न्यू जुड़ा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दोबारा से डिफ्यूजन को बता देता हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों। तो एक बार दोबारा सुन लो कि किसी भी सब्सटेंस का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करना, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो सब्सटेंस है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव कर रहा है, लेकिन करेगा कब तक? समझ में आया? मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा कि एक कंटेनर है और इस वाले कंटेनर में वो ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली वो अपना इसकी इस तरफ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर में जा रहा है, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ये डिफ्यूजन प्रोसेस कब तक चलेगा बच्चों? मेरा क्वेश्चन ये था। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इस वाले कंटेनर की और इस वाले कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो इक्वल ना हो जाए। समझ में आया? डिफ्यूजन क्लियर है? आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक मिनट, ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने ऑस्मोसिस के बारे में। किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में। सबसे पहले तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लो बच्चों। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो आप लोग 9th क्लास में हो, बट ऐसा क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यही बताया जाता है, तो हम लोग भी उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस जब भी वर्ड सुनो, सीधा अपने सामने लिख लो वाटर। क्या लिख लो बच्चों? वाटर। देखो ऑस्मोसिस जो है वो आपकी बुक्स में ये बताया गया है और आप बच्चों को यही बताया गया है कि ऑस्मोसिस जो है वो खाली वाटर के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? देखो अभी मैंने ऑस्मोसिस क्या है वो नहीं समझाया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो ऑस्मोसिस ये प्रोसेस देखा जाएगा वो खाली वाटर के साथ में देखा जाएगा, सिर्फ वाटर के साथ में। लेकिन अगर मैं, आप लोगों ने सॉल्यूट सॉल्वेंट नाम की चीज सुनी होगी, आई होप सुनी होगी। तो बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, वाटर जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है? ऑल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपका? सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑस्मोसिस जब भी वर्ड सुनो या तो वाटर या फिर सॉल्वेंट, इन दोनों के लिए ही डिफाइंड होता है। ऑस्मोसिस इन दोनों के लिए ही डिफाइंड होता है बच्चों। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो आपके सामने मैंने ये दो दो कंटेनर के पेयर बना रखे हैं और आज हम इन्हीं दो कंटेनर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कंटेनर में ऑस्मोसिस दोनों में हो रहा है या एक में हो रहा है। डन? तो बेटा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब दोबारा पढ़े, दोबारा देख ले एक बार, तो लिख लेते हैं, सॉरी, फ्लो ऑफ
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और वी कैन से वाटर बच्चों, वाटर, ठीक है, कि वाटर भी हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर फ्रॉम इट्स higher concentration to its lower concentration। वाटर के मॉलिक्यूल्स का उनकी हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करना। अब ये बात हम एक दूसरे मार्कर से लिखेंगे, हाईलाइट कर लेना, इस बात को मार्क कर लेना बच्चों, ये खाली ऑस्मोसिस के केस में डिफाइंड है, ठीक है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ permeable membrane। एक परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी छल्ली टाइप एक लेयर होगी, एक ऐसी लेयर होगी जो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर फ्लो करने में। डन। अब देखो यहां से, ये आपके सामने एक कंटेनर ए है और ये कंटेनर बच्चों बी है। अब देखो ध्यान से जरा, इस कंटेनर ए में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और इस कंटेनर बी में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो होगा क्या, ये जो वाटर है ये इधर की तरफ शुरू हो जाएगा बहना, और ये बीच में जो ये देख रहे हो व्हाइट सा, ये है आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, ये परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? ये परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है खाली वाटर के मॉलिक्यूल्स को इधर फ्लो होने में, क्योंकि यहां पर वाटर की क्या है, हायर कंसंट्रेशन है बच्चों। क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहां वाटर की क्या है बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन है। समझ में आया? तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। तो फिर मैंने ये वाला डायग्राम भी बनाया हुआ है, मैंने ये वाला भी डायग्राम बनाया हुआ है, और ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस क्या होता है। बट फिर इस डायग्राम में क्या फर्क है, तो बच्चों ये देखो, ये जो डायग्राम है इस वाला, ये जो सोल्यूशन है, अब ये प्योर वाटर नहीं है, ये सिर्फ वाटर नहीं है, ये आपका ग्लूकोज सोल्यूशन है। मैंने वाटर के साथ में आपका ग्लूकोज मिला दिया। सपोज करो मैंने 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम वाटर में मिला दिया बच्चों। किस में मिला दिया, 80 ग्राम वाटर में, जिससे आपका 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया। अब आपका 100 ग्राम सोल्यूशन ये है और इसकी भी वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहां पर प्योर 100 ग्राम वाटर है बच्चों। यहां पर सिर्फ वाटर है, यहां पर सिर्फ वाटर है, और यहां वाटर भी है और साथ में आपका ग्लूकोज भी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर ये नाम देते हैं, इसे बी नाम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ए से बी की तरफ फ्लो करेंगे थ्रू दिस परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इस बी से ए की तरफ मूव करेंगे। सोचो, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, बट मैं काउंट कर रहा हूं और सोच के तुरंत बताना। चलो, अगर सोचने के लिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर वाटर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव कर रहे थे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और कहां, किसके थ्रू, थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। और परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ किसको कर रही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बी में जाने के लिए। समझ में आया? अब देखो जरा, ए और बी दोनों की वॉल्यूम सेम, ठीक है, बट यहाँ 80 ग्राम वाटर, यहाँ 100 ग्राम वाटर। और अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं काउंट कर रहा हूं, 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 चलो जी, हो गया खत्म, सब आ गया आंसर। तो देखो, जिस बच्चे ने आंसर लगाया है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बी से ए में जाएंगे, हाथ खड़े करो, किस किस ने करा है बी से ए में? अरे हाथ हाथ कैसे खड़ा करोगे, ये तो लाइव क्लास चल नहीं रही है ना, तो कोई बात नहीं, बट कमेंट में बताना जरूर, ठीक है? आंसर कमेंट में करना है इसका। बी से ए की तरफ फ्लो करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर ए से बी की तरफ? लेट्स डिस्कस, इसको समझते हैं आप। देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, जल्दी आओ। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का या वाटर के मॉलिक्यूल का उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन आल्सो। यहाँ पर परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, उसकी कोई टेंशन ना लेना, वो लगी हुई है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे वाटर की कंसंट्रेशन बच्चों, क्योंकि फ्लो कौन होने वाले हैं? सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा कोई नहीं फ्लो होने वाला भाई। बेशक से कंसंट्रेशन कहीं पर हायर कहीं पर लोअर, लेकिन ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एक तरह से समझो बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर। ये सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, अदरवाइज सबको क्या कर लेगी? पकड़ के रख देगी, रोक के रख लेगी। अब देखो क्या होगा, बी के पास में 100 ग्राम वाटर है, ठीक है? अच्छा ऐसा समझते हैं कि बी के पास में 100 मॉलिक्यूल्स है वाटर के। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है बी के पास में। देखो असल में ऐसा होता नहीं है, बट हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं तो समझ लेते हैं। यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, और यहाँ पर कितने हैं? 80 मॉलिक्यूल्स है वाटर के बच्चों। किसके? वाटर के 80 मॉलिक्यूल्स है। अब ये बताओ, यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 80 मॉलिक्यूल, तो कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा कहां पर है? बी के पास, और ए के पास में वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। अब क्या होगा, बी के मॉलिक्यूल बी कंटेनर में से वाटर के मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे ए की तरफ मूव करना। कहां की तरफ? ए की तरफ मूव करना। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा देखो, ए में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, सॉरी बी में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ए में वाटर के मॉलिक्यूल कम है। मतलब बी में वाटर की वॉल्यूम ज्यादा है, ए में वाटर की वॉल्यूम कम है। अब समझ में आया? तो मैंने क्या पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में कि वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्मोसिस। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? तो इस बात से क्या पता लगता है? इस बात से क्या पता लगता है वो समझते हैं। अच्छा सपोज करो, ये तो समझ में आ गया क्योंकि सिंपल सिंपल दिख रहा था, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर इस वाले वाटर के इस वाले भी सोल्यूशन में, अब मैं 80 मॉलिक्यूल ना बोल के बच्चों, अब मैं 80 मॉलिक्यूल ना बोल के बोल दूं कि इसके पास में 100 मॉलिक्यूल है वाटर के इस वाले कंटेनर में, और इसके पास में अब 100 नहीं है, इसके पास में हो गए 80। अब वाटर के मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो करेंगे? तो कंसंट्रेशन उल्टी हो गई, अब यहां पर हायर हो गया, यहां पर लोअर हो गया, परमिएबल मेम्ब्रेन भी लगी हुई है। अब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर परमिएबल मेम्ब्रेन। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर का फ्लो करना उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अब जो मूवमेंट होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का वो कैसा हो जाएगा? समझ में आया? आई होप क्लियर होगा आप ये। तो ऑस्मोसिस इतना ही है। हाँ एक चीज और, ऑस्मोसिस आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बच्चों, वो समझ लो उसका मतलब क्या है। असल में उसका मतलब मैंने यही समझा दिया। तो ऑस्मोसिस को बोलते हैं द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका इस बात से हमारा तात्पर्य क्या है वो सुने। तो देखो अच्छा देखो, यहाँ पर हायर थी, यहाँ पर लोअर थी, तो फ्लो हुआ ऐसे वाटर, ठीक है? अच्छा यहाँ पर कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी तो थे, क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं थे यहाँ पर?
थे तो सही, ग्लूकोज के पार्टिकल्स थे ना। अब ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी थे और वाटर भी था, लेकिन इस परमिएबल मेम्ब्रेन ने सिर्फ अलाउ किसे करा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को। क्या सॉल्यूट का एक भी मॉलिक्यूल उधर जा पाया, नहीं जा पाया। तो इसीलिए ऑस्मोसिस के लिए हम और क्या बोलते हैं, द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जितना वाटर मूव कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव नहीं करेंगे क्योंकि जो आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो अलाउ ही नहीं करेगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, पक्का। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, एक बारी वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लेना, ठीक है, दोबारा रिपीट करके देख लेना। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने वाले हैं अभी कुछ 10 या 15 मिनट बाद। उसके लिए आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आने बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे टाइप करना सिंग अकेडमी और उसमें जाना, लेक्चर नंबर 1 होगा सेल का, उसमें देख लेना। लास्ट में आपका जाके डिफ्यूजन मैंने डिस्कस करा हुआ है, पूरा डिफ्यूजन पढ़ लेना और फिर अब ये ऑस्मोसिस को दोबारा पढ़ लेना एक बारी ठीक है। अगर ये दो पढ़ लोगे तो तभी आपको आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे मूव करें, यही सारा जो है मैंने लैंग्वेज में पीछे लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। आइए, ओके। अच्छा नहीं, इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम है, देखो यहाँ मैंने पूरा एक आपका डायग्राम लगा रखा है, समझ लो। देखो क्या है, कुछ नहीं है, डरना मत, देख के बहुत इजी है। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ओनली वाटर है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या है, ओनली वाटर के मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सुगर सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, सुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर आपका एक तो शुगर होगी बच्चों, एक तो शुगर होगी और साथ में एक क्या होगा, वाटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो शुगर और वाटर आपस में मिक्स कर दिए तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन यहाँ इस तरफ जो है वो खाली क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल से। और बीच में ये देख रहे हो, ये एक मिनट रुकना, मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ ये देख रहे हो, ये आपकी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी जो भी अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे परमिएबल मेम्ब्रेन, वो है बच्चों। अच्छा, इस परमिएबल मेम्ब्रेन का काम यही है कि ये सिर्फ देखेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। वाटर का मॉलिक्यूल दिख गया तो फ्लो करने देगा, कोई सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आया तो उसे रोक देगा अब देखो क्या होगा, तो मैं दिख भी रहा होगा, ये शुगर का मॉलिक्यूल जो है, ये शुगर का जो एक पार्टिकल है बड़ा, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो वो इस वाले रास्ते से क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा छोटा है, तो वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हायर, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लो है। क्यों है लो, क्योंकि शुगर भी तो है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ वाटर कम है, यहाँ वाटर ज्यादा है। अब वाटर का यहाँ पर हायर, यहाँ पर लो तो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है ऑस्मोसिस के बारे में, और ऑस्मोसिस क्या कहता है कि वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होना, फ्लो होना उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ट्रांसफर होंगे या आपके फ्लो करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसकी तरफ, लोअर। और यहाँ लिख लो सिर्फ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, खाली वाटर के मॉलिक्यूल बच्चों। शुगर जो है वो फ्लो नहीं करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इधर की जो कंसंट्रेशन है, लिख लेते हैं दूसरे पेन से, इधर की जो कंसंट्रेशन है अपेरेंटली इसके कंपेयर में थोड़ी बढ़ जाएगी, बस यही था। और ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया, ओके। लेट्स मूव टू दी, अब अपनी लैंग्वेज को देख लेते हैं, ठीक है, पढ़े द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली क्यों बोला बच्चों, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही जाने दे रही थी और वो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल आपके सॉल्वेंट हो सकते हैं, और हमने पढ़ा है वो वाटर के बारे में। बस आपको सिर्फ वाटर के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि 90% आपकी जितना भी साइंस है वो सॉल्वेंट आपका वाटर ही होता है वहां पर, ठीक है इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब
The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. वही बताया मैंने कि उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में वाटर के मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करेगा कि वाटर के साथ में मिक्स कौन है। अगर वाटर प्योर है तो वो पूरा का पूरा हायर से लोअर जाएगा, लेकिन अगर वाटर में कुछ अदर सॉल्यूट आपने मिला रखा है तो वो सॉल्यूट को रोकेगा परमेबल मेम्ब्रेन और सिर्फ वाटर को ही फ्लो करने देगा। इसी को बोलते हैं नेट डिफ्यूजन। तो ये क्या है? ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। क्या है बच्चों? इट इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सब समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? आगे चले? चलो अच्छा देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। मतलब क्या है, इन्होंने प्लांट या एनिमल सेल ली और उनको तीन तरह के सॉल्यूशन में रख दिया। अच्छा सॉल्यूशन किसके थे? या तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, पानी में सॉल्ट मिला दिया, या फिर वो शुगर सॉल्यूशन है, पानी में अपना शुगर मिला दिया, और उसमें उन्होंने या एक प्लांट सेल रख दी और हो सकता है उन्होंने एक एनिमल सेल रख दी। अब ये देखा क्या गया वो सुनो। तो यहाँ पर आपके सामने बच्चों तीन टर्म आने वाले हैं। पहले जल्दी जल्दी उन तीन टर्म को लिख लेते हैं। पहला टर्म है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला क्या है आपका? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या है आपका? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब समझो बच्चों, इस पूरे इसका मतलब समझो आप बड़े ध्यान से, ठीक है? देखो हाइपोटोनिक में पता है क्या होगा? अच्छा एक सेल बना लेते हैं, देखो ठीक है, एक सेल है, इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके अंदर जो है आपका सॉल्यूशन है। अब वो डिपेंड करेगा वो किसका है। चलो हम मान लेते हैं अभी सॉल्यूशन को पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, ये है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसा है सॉल्यूशन? सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो यहीं पर हमारी दूसरी सेल बनी हुई है, ये भी आपका क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है। और ये रही आपकी तीसरी सेल। देखो ध्यान से चलो, और ये भी क्या है आपका? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमने सेल बना ली अपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तीनों सेल तो बिल्कुल सेम जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ तीनों सेल डिफरेंट है। भाई अभी प्रोसेस शुरू नहीं कराया मैंने, अभी प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद में हम लोग अलग अलग सेल बनाएंगे। देखो बच्चों क्या होगा, इस सेल की अभी समझना, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है बच्चों। क्या है ये? सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो समझो बड़े ध्यान से, ठीक है? देखो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ कंपेयर में, अगर हम सेल के कंपेयर में बात करें तो यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी बच्चों, किसके कंपेयर में? सेल के कंपेयर में, यहाँ पर हायर होती है। अब वाटर की कंसंट्रेशन इस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है बच्चों? हायर है। क्या है? हायर है। और इस सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। क्या है? लो है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है ना इसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप पूछोगे भैया यहाँ सेमी पर, चलो ये समझ में आ रहा है भैया
कि इधर वाटर है कम, इधर वाटर ज्यादा है, तो चलो ऑस्मोसिस तो हो जाएगा लेकिन ऑस्मोसिस के लिए आपने बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अरे भाई बिल्कुल बताया था और करेक्ट है, यहाँ पर भी तो है, लेकिन आपको दिख नहीं रही, लेकिन हम दिखाएंगे उसे। देखो ध्यान से, ये जो सेल है ना, ये सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपकी एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है और उसी की तरह ही बिहेव करती है। आया समझ में? तो वहां पर जो परमेबल मेम्ब्रेन थी उसका काम कौन कर रहा है? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। अभी होती क्या है वो आगे पढ़ेंगे, बट काम उसके जैसा ये कर रही है अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ पर इसकी वाटर की कंसंट्रेशन लोअर है, तो वाटर कहाँ क्या करेगा? इसके अंदर जाना शुरू कर देगा थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो होगा क्या बच्चों इसके बाद में? जो आपकी जो सेल है, आपकी जो सेल है वो आपकी सेल जो है स्वेल अप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्वेल अप। क्या कर गई? स्वेल अप। और इसे हम बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्जिड। ठीक है, ये सेल जो थी ये फूल गई, क्योंकि इसका जो यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन में जो हायर कंसंट्रेशन थी वाटर की, वो फ्लो कर गई किसके अंदर? सेल के अंदर, जिस वजह से क्या हुआ? आपकी सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हायर हुआ और सेल स्वॉल अप हो गई, फूल गई। डन? समझ में आया? इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, आइसोटोनिक, आइसो का मतलब बच्चों क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी आपके सोल्यूशन में, और जो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन होगी, इसे मैं बोल रहा हूँ ए, जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वाटर की, इसे मैं बोल रहा हूँ बी, जो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन है वाटर की। ये दोनों आपस में क्या होंगी बच्चों? बराबर होंगी। अब जब दोनों के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ही बराबर हो गई, तो ना तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा ना वहां से। असल देखो, असल में होता ये है कि वाटर का मूवमेंट तो होगा, इधर से इधर भी होगा, लेकिन जितना वाटर मॉलिक्यूल सोल्ट से किसके अंदर जाएगा? सेल के अंदर, उतना ही मॉलिक्यूल सेल से वापस सॉल्ट में आ जाएगा, मतलब इस सोल्यूशन में आ जाएगा। तो नेट मूवमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डन? और ऑस्मोसिस भी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ इस बार ये सॉल्ट सोल्यूशन जो है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है इस बार, और यहाँ पर जो है वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इस बार ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्ट सोल्यूशन के। तो आपको पता है अब हायर से लोअर की तरफ जो है वाटर मूव करेगा थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो आपकी सेल है वो क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी बच्चों। क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? श्रिंक। क्या कर जाएगी? दोबारा बोले, श्रिंक कर जाएगी। सर जी श्रिंक कर जाएगी। ओके, समझ में आया? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक क्लियर हो गया? ये आपकी इमेज है, एक बार गो थ्रू कर लेना, दोबारा से इसको देख लेना। ठीक है, दोबारा पीछे अपना रिवाइंड करके एक बार देख लेना, बहुत आराम से समझाया है इसे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब कुछ मैं बात करता हूं जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो भी जो बेसिकली क्या करते हैं वाटर का गेन करते हैं, या वाटर के मॉलिक्यूल का गेन करते हैं, वो भी किसके थ्रू करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। कौन करते हैं? यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, प्लांट्स है, प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को पानी कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली उनकी रूट्स खींचती है पानी। अच्छा, वो खींचती रूट, मतलब जो रूट्स है वो पानी खींच रही है, इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है? अच्छा देखो, प्लांट्स की जो रूट्स है वो भी कहीं ना कहीं सेल्स की मिलकर बनी है, हाँ या ना? और जो सेल है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है एज कंपेयर टू ग्राउंड के, जो ग्राउंड वाटर उसके नीचे है वहां से तो कम है ना? तो ग्राउंड वाटर में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, और आपकी रूट्स की सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम। तो हायर से लोअर में कंसंट्रेशन क्या होती है? मूव करती है वाटर की थ्रू अ परमेबल मेम्ब्रेन। और आपका फिर वाटर जो है आपका रूट्स अपटेक करती हैं और फिर पूरे प्लांट्स में ट्रैवल करता है। तो वही बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया और वाटर का हो गया, ये सब किसका है? डिफ्यूजन का ही केसेस है। और एक चीज और बता दूं बच्चों,
कहीं ना कहीं तुम ध्यान से देखो, डिफ्यूजन क्या था, हायर किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अगर मैं वहीं पर क्या डाल दूं, एक परमेबल मेम्ब्रेन डाल दूं और सिर्फ वाटर को ही डिफाइंड कर दूं, तो वो क्या बन गया था, ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन से किसी भी सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अगर मैं खाली वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करूं और उनकी हायर से उनके लोअर को पहुंचाऊं और साथ में क्या डाल दूं, एक परमेबल मेम्ब्रेन डाल दूं जिसके थ्रू वो क्रॉस करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो कहीं कहीं ना, अब तुम सोचो इस बात को कि कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस भी एक टाइप किसका है, डिफ्यूजन का है। इसीलिए एक बात लिखी जाती है, वो शायद मैं लिखना एक्चुअली मैं भूल जाऊंगा, और कोई बात नहीं, हम लोग अभी लिख लेते हैं। देखो तो क्या है कि हाँ सॉरी, जो आपका ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। जो आपका ऑस्मोसिस है वो आपके एक स्पेशल टाइप का ही क्या है, डिफ्यूजन है, जो खाली वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन। समझ में आया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अरे वाह, आ गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर आपने इतना इंतजार कराया भाई, ऑस्मोसिस भी तो कराना था, डिफ्यूजन भी तो कराना था, वो कौन कराता? अब वो समझ गए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 70% काम समझ गए तुम लोग। अब तुम्हें सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर देखनी है, होती कैसी है, बनती किसकी है, ये समझ लो, तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। शुरू करें? हाँ जी, चलो ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम लिखते हैं हम लोग, वो नाम लिख लो, इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अरे भैया ये तो आपने पीछे बताया तो था, हाँ तो भैया मैंने सही बताया था, वही कहते हैं, वही कहते हैं इसे। और इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ में आया? अब देख लो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी थिन, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब जो इजीली टूट जाए, बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन, डेलिकेट एंड बायलिपिड लेयर। अब ये बायलिपिड का मतलब क्या है वो देख लो। तो डायग्राम आपके सामने है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। हमारी सेल के, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 3 फंक्शनल रीजन बताए थे। पहला क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या था, न्यूक्लियस, हाँ या सेल वॉल था, सेल वॉल, चलो अगर प्लांट्स की बात आई तो सेल वॉल हो जाएगा। फिर तीसरा न्यूक्लियस था, है ना। तो ये आपके मेजर फंक्शनल रीजन थे किसी भी सेल के, ओके। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं ना, तो वो खाली प्लांट सेल की बात होगी वहां पर, सेल वॉल हमारे अंदर नहीं पाई जाती, उसका रीजन भी आगे है, क्वेश्चन भी वही है, अभी समझेंगे आगे, ठीक है। बट उसके अलावा जो भी है वो तीनों मेजर फंक्शनल रीजन हैं हर सेल के। देखो, तो ये बाइलिपिड लेयर होती है, इसका मतलब क्या है वो देख लो। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सपोज करो देखो ये आपकी सेल है बच्चों, देखो ये आपकी सेल है, और यही इतना एरिया जो है इन लोगों ने ऐसे जूम करके पूरा, इन लोगों ने इसे जूम करके पूरा दिखाया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखना, मैं वो तुम्हें बायलिपिड का मतलब पता है क्या है, दो लिपिड, बाय का मतलब दो और इसका मतलब क्या है, लिपिड। लिपिड जो है ना आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, लिपिड आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। होते तो मतलब असल में मतलब पूरे फैट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बट आपको सिर्फ यही समझना है कि जो लिपिड होते हैं वो क्या होता है, आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट होता है। अब देखो, एक लिपिड की लेयर तो ये रही, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, और एक लेयर ये रही बच्चों नीचे से, एक और दो, बाय
और किसकी है ये है किसके, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है। बेसिकली ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हो रहे हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ, मतलब इस बच्चे को बहुत ज्यादा ही मतलब पता करना है कि लिपिड है क्या, किस टाइप के लिपिड है, तो वो क्या है आपके फॉस्फोलिपिड्स है। क्या है बेटो, फॉस्फोलिपिड्स है। ओके, तो एक लिपिड की लेयर ये रही और एक लिपिड की लेयर ये रही, दो लेयर होती हैं, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, बायलिपिड लेयर बोलते हैं। अब इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे भाई क्यों बोलते हैं, तो ऑस्मोसिस का ध्यान करो। ऑस्मोसिस में जो परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो अलाउ कर रही थी सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने के लिए। अब यहाँ पर इसको भी क्या बना दिया, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने देगी। अब ये अंदर बाहर क्या, जो सेल है और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो सेल है और सेल के सेल कह रहा था, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसकी बात चल रही है। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर से मॉलिक्यूल का आना और जाना किसके थ्रू होगा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर कौन जाएगा और सेल से बाहर कौन जाएगा। समझ में आया, इतना क्लियर है। इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही सेलेक्ट करेगी और उनको परमिट देगी, अलाउ करेगी कि तुम अब या तो सेल के अंदर जाओ या तो सेल के बाहर जाओ। ओके आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। बेसिकली ये सेपरेट करती है हमारे सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से। ठीक है, सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। ये एक बॉर्डर होता है, क्या होता है, बॉर्डर बिटवीन द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल एंड द इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, डन, आगे चलो। अब क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट। अभी बताया ना मैंने, एंट्री और एग्जिट मतलब इन एंड आउट ऑफ द सेल, उनको ही अलाउ करेगी जिनको वो बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज थोड़ा छोटा हो, जो आपके नॉन पोलर हो, मतलब बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, बट वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, आप लोगों को उतना ज्यादा एडवांस में नहीं जाना। सिर्फ इतना समझना है कि कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने देगी। डन। थर्ड देखो, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। अब तीसरा, अच्छा यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ना, ये आपकी अमीनो एसिड्स की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अमीनो एसिड्स की। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरे एक बारी दोबारा से स्लाइड चला दूंगा आप लोगों के लिए। कंटेंट एक बारी दोबारा देख लेना, पूरा का पूरा एज इट इज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ना उसे ध्यान से। ठीक है, चलो आगे चलो। अच्छा, ये थोड़ा सा एक डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू समझ लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आपने सुना होगा रेस्पिरेशन नाम की चीज होती है। सॉरी, अगर रेस्पिरेशन याद, अगर रेस्पिरेशन नहीं पता तो ब्रीदिंग तो सुना होगा, सांस लेना, सांस लेना सांस छोड़ना, ये तो करा है ना, ये करते हो तुम लोग, देखा भी होगा और सुना भी होगा, उसी को बस समझना है। और वो भी बेसिकली किसका टाइप है, डिफ्यूजन का ही टाइप है बच्चों। ये भी क्या एक तरह का डिफ्यूजन ही है। अब वो कैसे है वो देख लो। तो देखो, ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसके थ्रू O2 जो है, हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो मैंने O2 इनहेल करा, अब O2 इनहेल करके सीधा कहाँ जाएगा बच्चों मेरे, लंग्स में जाएगा। किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में जाएगा और लंग्स में किसके पास जाएगा, लंग्स के अंदर जैसे बलून टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बलून टाइप स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वेलाई। अब एल्वेलाई क्या होती है, ये लोग आप 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी समझ लो कि ये जो O2 है इसके अंदर स्टोर हो गई। तो चलो मैंने इसको कलर कर दिया, इससे क्या पता लग रहा है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, O2 भरी हुई है। अब यहां से ब्लड वेसल है। अब देखो, आपको पता है कि सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनिल्स है। अब सेल के अंदर ऑर्गेनिल है तो सेल के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शन भी चल रहा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होंगी।
और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी बन रहा होगा जो हमारी सेल के लिए क्या है, हार्मफुल है। और वो वेस्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, CO2। क्या बोलते हैं बच्चों, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी सेल के लिए क्या है, हार्मफुल है बच्चा, हार्मफुल। अब हार्मफुल है तो हमारी सेल को डैमेज करेगी, तो सेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी, लेकिन वो होगा क्या, अब वो सुनना बहुत ध्यान से। देखो अब देखो ध्यान से, ये ब्लड वेसल है, ये भी हमारी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब हुआ क्या, जो ये वाली ब्लड वेसल अब यहाँ मतलब ये बेसिकली कनेक्टेड है, आपस में कनेक्ट है, वो मैंने थोड़ा सा दिखा नहीं रखा लेकिन ये कनेक्टेड है ब्लड वेसल। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से O2 आई, O2 लंग्स के अंदर स्टोर हुई। अब O2 की कंसंट्रेशन अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ अब देखो यहां पर O2 की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, हायर, और ब्लड वेसल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो होगा क्या, यहां से O2 फ्लो करेगी कहां पर, ब्लड वेसल के अंदर, और किसके थ्रू, ये जो लंग्स हैं ये बेसिकली क्या है, सेल के तो मिलकर बनी है, और सेल के पास में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो O2 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके किस में जाएगी, ब्लड वेसल में जाएगी। डन। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड, तो ब्लड उस O2 को इनटेक करेगा और लेके जाएगा किसके पास में, सेल्स के पास में। क्यों, क्योंकि लिविंग सेल है, और आपको पता है लिविंग है तो उसको O2 चाहिए। डन। O2 उसके लिए बहुत जरूरी है, O2 उसको बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करती है। हमारी बॉडी में ATP बनना O2 की वजह से होता है। डन। अब देखो क्या होगा, ATP क्यों, ATP क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म, ठीक है। अब समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, यहां से O2 जो है बेसिकली जो ब्लड है वो आया और लेके इस ब्लड वेसल के अंदर जो है, अब ब्लड है, इस ब्लड वेसल के अंदर में नीले कलर का देखो ये आपका ये एक पोर्शन बना रहा हूं, इससे क्या पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, O2 प्रेजेंट है। अब इसके अंदर O2 प्रेजेंट है, अब यहां पर CO2 है, ध्यान से समझना, इधर O2 की कंसंट्रेशन हायर और इधर O2 की कंसंट्रेशन लोअर, कम है। अब क्या होगा, O2 यहां से इसकी तरफ फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करना किसी भी सब्सटेंस का थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डन। क्या होता है, डिफ्यूजन। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने सॉल्वेंट और वाटर केस में ऑस्मोसिस बताया था, यहाँ डिफ्यूजन है। देखो ऑस्मोसिस भी क्या होता है, डिफ्यूजन ही होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, डिफ्यूजन हुआ जिससे O2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर चली गई। अब यहाँ पर जो है, अब इसे मिटा दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इसे इरेज कर दे रहे हैं, बट ध्यान से देखना, तो O2 अब यहाँ से चली गई, अब इसके अंदर सिर्फ ब्लड बचा। अब क्योंकि सेल के पास में क्या स्टोर्ड है, CO2। अब CO2 की कंसंट्रेशन बच्चों यहां पर क्या है, ज्यादा है, और यहां पर क्या है, CO2 कम है। तो अब CO2 इधर से ब्लड में आनी शुरू हो जाएगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया भाई, यहां से O2 आई, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल में गई, ब्लड वेसल के थ्रू बेसिकली ब्लड के पास गई, ब्लड के पास से गई कि वो सेल के पास में गई। क्यों, क्योंकि सेल जब ब्लड वेसल के अंदर जो था ब्लड था उसके पास में O2 ज्यादा था, सेल के पास में O2 नहीं था, तो O2 हायर से लोअर की तरफ मूव करा, इसलिए सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। लेकिन वहां पर CO2 भी था, अब ब्लड वेसल में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो CO2 जो है अपनी हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। अब ब्लड के जो है पास में CO2 ज्यादा आ गई, क्या आ गई, CO2 आ गई। अब वो CO2 को लेकर आएगी वापस, और वापस से किस में डाल देगी, इस एल्वोलाई में। अब वो कैसे डालेगी, बाय डिफ्यूजन। कैसे डालेगी, बाय डिफ्यूजन। अब मुझे इतना लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये मैं इसलिए पढ़ाया है मैंने कि ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है बच्चों, ये पूरा का पूरा समझने वाली बात इसमें यही है कि ये मोस्टली क्या है, ऑस्मोसिस है, सॉरी डिफ्यूजन ही है। क्या है बच्चों, डिफ्यूजन है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये करती है। अब देखो यहाँ पे ये जो सेल्स बनी है, लंग्स की हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड सेल खुद एक सेल है, अब इन ये सेल्स हो गई।
अब ये सेल भी तो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल ओनली अलाउ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर सेलेक्टेड मॉलिक्यूल कौन कौन से थे, वो थे ऑक्सीजन और दूसरी कौन थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ में आया। और इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसलिए मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पहले पढ़ाए थे ताकि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्टली फंक्शन समझ में आए, और ये पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस समझ अब यहाँ पर हो गया। अब देखो CO2 के अंदर स्टोर्ड हो गई, यहाँ कंसंट्रेशन CO2 की ज्यादा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम, तो यहाँ से CO2 के अंदर ट्रेवल करेगी एंड देन पूरा यहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। इधर से CO2 आई, एक अब ये स्टोर कर दो CO2 वाले, ठीक है, अब ये CO2 वाले स्टोर कर दो, और यहाँ से ये बाहर निकल के CO2 बाहर चली गई, वो अंदर आई थी और ये बाहर चली गई। तो ये अंदर कौन आई थी हमारी, लिख लो उधर, अंदर आई थी हमारी O2 और बाहर कौन चली गई बच्चों, हमारी CO2। क्लियर, डन, ओके। अब आगे चलते हैं। तो यही है कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन मैंने पढ़ा था, क्या था, हम लोगों ने पढ़ाया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल भी होती है, क्या होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल होती है, और किसकी मिलकर बनी होती है, आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे आपका लिपिड हो गया और आपका प्रोटीन हो गया। एक बार देख ले, पढ़ ले, एक बार ध्यान से पढ़ लो, पॉज करके देख लो एक बारी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर पढ़ना इसको ध्यान से। डन, चले आगे, ओके। अब बात हुई है अभी हमने बात करी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो हाँ बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब यहाँ पर आपका एक अमीबा का डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि अमीबा भी क्या है, सेल है और लिविंग सेल है, तो इसको भी O2 और CO2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करवाना पड़ेगा। अब इसमें कैसे होता है वो देखो। तो ये वाटर यहाँ पर जो ना सारी तरफ वाटर है, अब वाटर में O2 का कंसंट्रेशन बच्चों क्या है, ज्यादा है, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर अभी O2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो O2 क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और ये जो मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन O2 जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके अमीबा के अंदर मूव करेगा, इसी क्या बोलते हैं, इनहेल करना या इनहेलेशन। डन, हमारे में इनहेलेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वही बोल दिया। डन। अब यहाँ से आपका पता है उसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, सब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अपना काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने भी क्या बनाई होगी, CO2 बनाई होगी। अब CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन पानी में क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन CO2 के अंदर है, बाहर क्या है, कम है, तो CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, और दूसरा एक्सहेलेशन, बच्चों क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। अब समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखो आपको एक अमीबा का डायग्राम दिखा रखा है, और ये जो आपको दिखा रखा है ना, ये फूड का पार्टिकल है बच्चों, फूड वैक्यूल है, होगा क्या वो देख लो। हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोसाइटोसिस, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बेसिकली हमें किसके बारे में बताएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि फ्लेक्सिबल कितनी होती है। अब देखो सेल है आपकी कौन, अमीबा, इसकी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है। अभी देखो ये खाना खा रहा है, तो क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ एंगल्फ कर लेगा, ये फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेगा, और इस एंगल्फ करने को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, तो उस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, उस फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके इस अमीबा ने इस फूड पार्टिकल का क्या करा, इस फूड पार्टिकल को खा लिया, इसी को क्या बोलते हैं हम, एंडोसाइटोसिस। ये बेसिकली एग्जांपल है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का। पढ़ लो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और आपका एग्जांपल आपके सामने लिखा है, अमीबा जो है वो ये तरह का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस जो बेसिकली एंडोसाइटोसिस है वो करता है। समझ में आया, क्लियर है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, दोबारा देख लो, कि फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की इतनी होती है कि सेल अपने आप में ही इनेबल हो जाती है किसी भी फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने के लिए, जो कि किसके केस में है, अमीबा के। बेसिकली सेल हमारी भी, जो हमारी सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या है बच्चों, फ्लेक्सिबल है, हमारी सेल मेम्ब्रेन भी जो है फ्लेक्सिबल है।
अब वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है मैं आपको ये भी रीजन बता दूंगा, मेरे पास इसका भी रीजन है लेकिन वो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है भाई। सेल सरफेस बढ़ जाता है, बहुत सारे मतलब है इसके रीजंस है, लेकिन वो हमें समझना नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल समझने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, सेल वॉल सिर्फ पाई जाती है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है बच्चों, कैसी होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। अब रिजिड होगी तो किसी ना किसी चीज की तो मिलके बनी होगी, और वो जिसकी बनी होती है उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज होता है ये आपका रिजिड होता है नेचर में, क्या होता है, रिजिड होता है नेचर में, रिजिड इन नेचर। इस रिजिडिटी की वजह से ही जो प्लांट सेल्स हैं, जो प्लांट है वो सीधे खड़े रह पाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रह पाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे देख लो सेल वॉल के बारे में बच्चों। ओके, सेल वॉल क्या है, बेसिकली प्लांट सेल के अंदर एडिशन में है ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और अंदर अनदर रिजिड लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो है वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाई करती है। अब प्लांट सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो क्या है, रिजिड है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हो भाई, प्लांट बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते। सेल वॉल की वजह से ना मूवेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। किसी भी सेल के पास में सेल वॉल है, दैट सेल कैन नॉट मूव, मोबिलिटी खत्म। अगर सेल वॉल है मोबिलिटी खत्म, अगर सेल वॉल नहीं है सेल विल बी कॉल्ड फ्लेक्सिबल, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर होती है वो फ्लेक्सिबल कहलाती है। डन, आगे चलो। अब सेल वॉल के फंक्शन क्या है, वही है। अच्छा देखो, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। इसका मतलब समझो, टर्जिड, टर्जिड वर्ड याद आया, टर्जिड वर्ड याद आया, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था हाइपोटोनिक वाले में, जिसमें प्लांट सेल स्वेल कर गई थी। वो बेसिकली प्लांट सेल थी, वो क्या कर गई थी, स्वेल कर गई थी बच्चों, क्या कर गई थी, स्वेल अप कर गई थी। समझ में आया। तो अब सपोज करो अगर वो प्लांट की सेल वॉल ही नहीं होती तो पानी इतना भर जाता कि सेल क्या हो जाती, फट जाती, बर्स्ट आउट हो जाती। तो उस बर्स्ट आउट होने से किसने बचाया, सेल वॉल ने बचाया। किसने बचाया, सेल वॉल ने बचाया। ठीक है, और टर्जिड बनाया उसे, मतलब बेसिकली बर्स्ट आउट होने से बचाया। ठीक है, एज वाटर एंटर्स द वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल, जब प्लांट के जो आपकी सेल्स होती है उनके अंदर वैक्यूल होता है, हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर नहीं होता, हमारी जो एनिमल सेल्स होती है उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता, इनके पास होता है। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास बिल्कुल नहीं होता मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट कंपेयर में अगर हम प्लांट के करें तो वहाँ हमारे पास में मतलब, अच्छा ये समझो कि हमारे पास नहीं होता और एनिमल्स के पास नहीं होता, प्लांट्स के पास में होता है। डन, क्योंकि फिर वो टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। देन द प्लांट सेल एक्सपेंड्स। ठीक है, प्लांट सेल एक्सपेंड करेगी और उस एक्सपेंड करेगी तो फटने के चांस ज्यादा है, उस फटने से बचाने के लिए आपकी सेल वॉल जो है उसको हेल्प करेगी। डन, द सेल वॉल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ जिससे वो एक्सपेंशन को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, एंड द सेल विल बिकम ओनली टर्जिड। ओके, एक बार दोबारा देख लो, मैं हट रहा हूँ, देख लो। डन, ओके। अब ये है क्या है, वही पढ़ लिया हमने। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द प्लांट सेल एंड इट इज फ्रीली परमेएबल टू वाटर। मतलब इसके साथ में कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि ये सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी, ना, ये वाटर को भी अलाउ करेगी और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होंगे सॉल्यूशंस के उसको भी अलाउ करेगी एंटर करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स में आना चाहिए, और पूछा भी जाता है बहुत सी बारी कि एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल क्यों नहीं होती बच्चों, एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल क्यों नहीं होती, बताओ। अमीबा है, अमीबा के पास में सेल वॉल क्यों नहीं है, हम हैं, हमारे पास सेल वॉल क्यों नहीं है, सिर्फ प्लांट्स के पास ही क्यों, प्लांट्स के साथ ही बिचारों के साथ, मतलब प्लांट्स के साथ ही क्यों इतनी अच्छाइयाँ, इतनी बढ़िया चीजें हैं, मतलब है तो बढ़िया, वो उनके लिए तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो नहीं। फिर हमारे पास क्यों सेल वॉल नहीं है, उनके पास ही क्यों है, हाँ बताओ। अभी आपने पढ़ा है ना सेल वॉल के बारे में, पीछे पढ़ा है ना,
तो उसी से रिलेट करो। मैंने क्या बोला था, सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज के मिलकर बनी होती है, और रिजिड होगी तो वो किसी भी सेल को मूव करने नहीं देगी। अब सोचो जरा ध्यान से कि अगर अमीबा के पास में सेल वॉल होती तो क्या वो मूव कर पाता, नहीं कर पाता। और अगर वो मूव नहीं कर पाता तो क्या वो अदर फंक्शंस कर पाता, जैसे फूड को खाना, वेस्ट। अंदर सेल के जो काम हो रहा है वो तो चलता ही चलता, वो काम तो होता, लेकिन फूड को खाने के लिए उसको तो मूव करना पड़ता है ना। और वो फूड अगर नहीं खाएगा तो लिविंग सेल है, एनर्जी के लिए फूड चाहिए, फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्टार्विंग, भूख से मौत हो जाएगी। अब अपन हमारे केस में सुनो, भाई O2 है, O2 को इनहेल करा, इनहेल कर लिया, इनहेल करने के बाद में वो गया लंग्स के पास में, वहां से वो किसके पास जाएगा, ब्लड के पास में। अब सपोज करो ब्लड सेल्स के पास में क्या हो, सेल वॉल हो, तो ब्लड सेल्स क्या मूव करेंगी, डू दे मूव? भाई बहुत सारा फ्लूइड है, माना कि चलो मूव करवा दें, बट वो मोबिलिटी नहीं होगी। एंड अगर मोबिलिटी नहीं होगी तो हर सेल के पास में वो ले जाना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, जिस वजह से हर सेल को मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स को O2 नहीं मिलेगा। एंड CO2 हार्मफुल वेस्ट जो है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेल वॉल होने से अंदर के सेल के फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर सेल हार्मफुल वेस्ट जो है CO2 बनाती रहेगी, और एक टाइम ये आएगा सारे सेल डैमेज, और आपकी एनिमल की बेसिकली एनिमल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, रेजिस्ट मोबिलिटी, प्रोवाइड्स रिजिडिटी। भाई रिजिडिटी हमारे में कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, हम लोग सीधे खड़े हैं, हमारी बोन्स है तो सही हमारे पास में, लेकिन प्लांट्स में बोन्स थोड़ी है, इसलिए प्लांट्स के पास में क्या है, सेल वॉल है, ताकि वो सीधे खड़े रह पाए, स्ट्रेट रह पाए, रिजिडिटी उनके पास हो। ठीक, बस यही है और क्या, इसीलिए हमारे पास में सेल वॉल बच्चों नहीं होती। समझ में आया, कंफर्म? एक बार ही दोबारा देख लें, सारी की सारी स्लाइड में आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी से क्विक रिकैप है। रिकैप क्या है एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, देख लो। ऑस्मोसिस के बारे में पूरा ये रहा, ठीक है। उसके बाद में हमने ये डायग्राम देखा, सब स्क्रीनशॉट लेते रहना फटाफट, ठीक है, इसका ले लो। एंड देन ये वाला पूरा हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन का, ठीक है, ये श्रिंक हो गई है, यहाँ पर जो सेल की शेप है बिल्कुल सेम रही, जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी ही रही। यहाँ पर जो है वो क्या कर गई, सॉल्व कर गई, फूल गई, यहाँ पर वो पिचक गई, बिल्कुल श्रिंक हो गई, लेकिन पूरी श्रिंक नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इस सेल वॉल ने बचा दिया। अच्छा चलो, इसी में एक क्वेश्चन है बच्चों, मुझे बताना, एनिमल सेल और प्लांट सेल, चलो ये आपके लिए अगली वीडियो का क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा, क्वेश्चन है, लिख लो, विच ऑफ द सेल, मैं बात कर रहा हूं एनिमल और प्लांट सेल की, विच ऑफ द सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, विल शो ग्रेटर ऑस्मोसिस, किस सेल के पास में या किस सेल के अंदर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन ज्यादा दिखाई देगा, ये इस वाले का क्वेश्चन है। ये प्लांट सेल है, ऐसी इसी केस में किसको रख देना, किसी भी अपनी ह्यूमन सेल को या फिर किसी भी एनिमल सेल को। अब मैं पूछ रहा हूं कि दोनों में से किसमें ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, एनिमल सेल में या फिर प्लांट सेल में। ये आपका नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। अभी ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हो गया, इसे देख लो एक बारी बच्चों, ठीक है। ये लाइन लिख लेना, ऑस्मोसिस जो है जो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। फिर इसे देख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेना, पूरा स्ट्रक्चर देख लेना, बाइलिपिड लेयर होती है, ये पूरा डिटेल में मैंने बता दिया आप लोगों को, उसके फंक्शन बता दिया, किसकी बनी होती है वो बता दिया मैंने, काम बता दिया, डन। फिर ये पूरा फंक्शन ब्रीदिंग का जो चलता है, और पूरा सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सब सेल के पास में प्रेजेंट है तो उसी के अंदर सब चलता है ये, ठीक है। पूरा वीडियो में रिकैप करके एक बार दोबारा देख लेना, आराम से देख लेना, ठीक है, इसे भी एक बार ही नोट कर लेना। और आपका फाइनल ये फिर एंडोसाइटोसिस जो आपकी क्या बताती है, सेल की फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर हम ऑस्मोसिस दिखा रहे हैं किसके अंदर, आपके अमीबा के अंदर,
फिर ये पूरा इसका लैंग्वेज हो गया। यहाँ पर ये सेल वॉल के बारे में, ठीक है, किसकी बनी होती है, किससे मिलके काम क्या होता है, कैसी होती है, क्या प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, उसके बारे में। सेल वॉल का फंक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को, ये पूरा पूरा दिखा दिया। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन था वो लास्ट, इसको मैंने डिस्कस कर दिया। डन। तो आपको बहुत प्यारा सा थैंक यू हमारे इस लेक्चर में बने रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने न्यूक्लियस के बारे में, अपने साइटोप्लाज्म के बारे में, और फिर फर्दर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तब तक के लिए बाय। और बच्चों पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। लाइक कर दो ना, लाइक कर दोगे ना, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना। जो तो तुम्हें लगता है ना नहीं पढ़ रहा भाई, सो कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट भाई, नींद आ रही है बहुत तेज, चलते हैं, बाय।